हेलो दोस्तों, मिशन 2022 की सीरीज़ के अंतर्गत हम फिटर सेकेंड ईयर के भारत स्किल्स पर उपलब्ध क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। उस क्रम में आज हम 151 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 151, विच लैपिंग व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स एलॉय? तांबा और उसके मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग वाहन का उपयोग किया जाता है? देखिए, लैपिंग एक प्रोसेस है, हम सबको पता है। उसमें हम बहुत हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी को प्राप्त करते हैं। फिनिशिंग ऑपरेशन ज़्यादा है, कटाई का ऑपरेशन कम है। लैपिंग एक फिनिशिंग का ऑपरेशन ज़्यादा है, तो आपकी सतह को बहुत स्मूथ कर देता है ये। तो लैपिंग ऑपरेशन में एक तो होता है वर्कपीस जिसकी हमें कटाई करनी होती है, एक होता है लैप जो टूल का काम करता है, एक होता है एब्रेसिव जो कटाई या घिसाई करता है या फिनिशिंग करता है, और वो एब्रेसिव जिस माध्यम में उपस्थित रहता है उसको हम कहते हैं लैपिंग व्हीकल। ये पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, वैक्स हो सकता है, मशीन ऑयल हो सकता है। बहुत सारी तरीके के हमारे पास लैपिंग व्हीकल होते हैं और इन लैपिंग व्हीकल्स का अलग अलग वर्क पीस के मटेरियल के अनुसार चयन किया जाता है। हमसे ये पूछा जा रहा है इस सवाल में कि कॉपर और उसके एलॉय के लिए कौन से लैपिंग व्हीकल का हम प्रयोग करेंगे। वेजिटेबल ऑयल, मशीन ऑयल, सॉल्यूबल ऑयल या पेट्रोलियम जेली, ये चारों के चारों लैपिंग व्हीकल्स हैं। इसका सही आंसर है सॉल्यूबल ऑयल। कॉपर और उसके एलॉय के लिए सॉल्यूबल ऑयल या बेंटोरनाइट नाम के एक लैपिंग व्हीकल का प्रयोग करते हैं। ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, ये जो लैपिंग व्हीकल हैं इनको हम फेरस मेटल्स के लिए प्रयोग करते हैं, और अन्य मटेरियल्स के लिए मशीन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सॉल्यूबल ऑयल। क्वेश्चन 152, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लैपिंग टूल? आपको एक चित्र में लैपिंग टूल दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये लैपिंग टूल हम कहाँ प्रयोग करते हैं। ये लैपिंग टूल के अंदर जो आपको एक खोखला है, यहाँ पर हमारा वर्क पीस आएगा और ये लैपिंग टूल ऊपर से उसकी लैपिंग करेगा। तो इस टूल का हम प्रयोग करते हैं किसी सिलेंड्रिकल जॉब के एक्सटर्नल डायमीटर को, यानी कि बाह्य व्यास को लैपिंग करने के लिए। और आपको इस टूल में जो ऊपर ये स्क्रूज दे रखे हैं ये एडजस्टमेंट के लिए, मतलब उसका साइज़ थोड़ा छोटा या बड़ा होगा तो हम इससे उस साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर है लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंडर सरफेसेस, मतलब ऑप्शन सी सही है। ये लैपिंग टूल एक्सटर्नल सरफेस, खाली एक्सटर्नल सरफेस लिखा है तो इसका मतलब वो फ्लैट हो सकता है, ये फ्लैट एक्सटर्नल सरफेस के लिए नहीं बनाया ये लैपिंग टूल। अगला ऑप्शन है लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सरफेस। आंतरिक सरफेस पे अगर इसको करना होता तो इसको बाहर के अपनी सरफेस से एब्रेशन करना होता, तो फिर हम ये एडजस्टमेंट के टूल के ऊपर की सरफेस पे क्यों बनाते। तो ये इंटरनल सरफेसिस को करने के लिए नहीं है, एक्सटर्नल सरफेसिस को करने के लिए है, क्योंकि जॉब इसके अंदर जाएगा और उसकी बाहरी सतह पे ये लैपिंग करेगा। ऑप्शन सी सही है। लास्ट ऑप्शन है लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सिलेंडर सरफेसिस। इंटरनल सिलेंडर सरफेसिस हो या ऑप्शन बी इंटरनल सरफेसिस हो, ये इंटरनल किसी सरफेस के लिए नहीं है, ये एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए है, फ्लैट सरफेस के लिए नहीं है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज टू स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टार्ट्स एट 723 डिग्री इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? हमें एक तापमान दे रखा है 723 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊष्मा उपचार की बात कर रहे हैं। ऊष्मा उपचार में दो क्रिटिकल तापमान हमें प्राप्त होते हैं। एक होता है लोअर क्रिटिकल तापमान जिसको 720, 723, 730 इस रेंज में होता है, डिपेंड करता है उसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है। और एक इससे ऊपर मिलता है, उसको हम अपर क्रिटिकल तापमान बोलते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। वो 900 डिग्री के ऊपर मिलता है, 900 डिग्री से 920 डिग्री के बीच में मिलता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 723 वाला डिग्री का तापमान है इसे क्या कहते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये होता क्या है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारी आंतरिक संरचना धातु की बदलने लगती है। आयरन फेज डायग्राम में कुछ तब्दीलियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, परलाइट जो है ऑस्टेनाइट बनना शुरू हो जाता है, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर सब कुछ ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर में आपको मिलता है। कहाँ तक? पिघलने की अवस्था से पहले तक, मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि 723 डिग्री को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या कहते हैं? उसको लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अपर क्रिटिकल तापमान ये नहीं है क्योंकि वो तो 900 डिग्री के आसपास होना चाहिए। मेल्टिंग टेम्परेचर ये नहीं है क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर तो 1300 डिग्री से ऊपर होगा, डिपेंड करता है आपने क्या एलॉइंग कर रखी है। क्रिटिकल तापमान, यस क्रिटिकल टेम्परेचर तो ये है, लेकिन इसका सही नाम है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज द प्रोसेस इफ हॉट स्टील इज कूल्ड स्लोली, the old structure is retained and it will have fine grains that makes it easily machined? क्या प्रक्रिया है अगर गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें ठीक
अनाज नहीं है, वो ग्रेन्स हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक स्ट्रक्चर। अनाज भी कहते हैं ग्रेन्स को इंग्लिश में, तो गूगल साहब ने वो ग्रेन की जगह अनाज लिख दिया। इसमें ठीक ग्रेन होगा जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देगा। ये सवाल है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम धातु को बहुत धीरे धीरे ठंडा करते हैं और उसे मशीनिंग योग्य बना देते हैं। उस हीट ट्रीटमेंट का नाम है एनीलिंग। ठीक है, हार्डनिंग में तो हम उस धातु को और हार्ड बना रहे हैं, और हार्ड बनाने में हम मशीनेबिलिटी के उसके गुण कम कर रहे हैं। उसे तो दूसरे धातु को काटने योग्य बना रहे हैं, उसमें कटिंग एबिलिटी ऐड कर रहे हैं, मशीनेबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो बी आंसर गलत है। टेम्परिंग में हम टफनेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ब्रिटलनेस कम करते हैं, हार्डनेस भी थोड़ी कम हो जाती है। नॉर्मलाइजिंग भी यही ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स जो लिखा हुआ है ना, स्ट्रक्चर और ग्रेन्स रिफाइंड हो जाते हैं। अगर इसमें ये ईजिली मशीन्ड ना लिखा होता सवाल में तो इसका आंसर नॉर्मलाइजिंग सही होने वाला था। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि ताकि हम उसके ग्रेन साइज़ को पहले जैसा करके, किसी वजह से वो हार्ड हो गया है हमारा धातु, किसी कार्य की वजह से, जैसे फोर्जिंग की वजह से या वेल्डिंग की वजह से, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठोका पीटी आपने कर दी है, बहुत ज़्यादा मोड़ दिया है बेंडिंग की वजह से, तो अगर उसके अंदर कुछ हार्डनेस आ गई है उसको कम किया जा रहा है ताकि उसमें मशीनिंग की जा सके। इस प्रोसेस का नाम एनीलिंग होता है। जब भी मशीनिंग का जिक्र आएगा तब आप उसको एनीलिंग लगाएंगे। एनीलिंग के हमारे पास बहुत सारे लाभ होते हैं। एनीलिंग करने के हमारी स्ट्रेस रिलीव हो जाती है, हमारे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, मेलेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन सबसे उसका मुख्य लाभ है मशीनेबिलिटी बढ़ जाना, यानी कि वो नरम हो जाती है। और दूसरे नंबर पे आता है उसके आंतरिक स्ट्रेस रिलीव हो जाती है, मतलब आंतरिक जो तनाव है उसे हम कम करने के लिए एनीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। यदि एक नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए गर्म इस्पात को तेज़ी से ठंडा होता है तो वह क्या नाम होता है? उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है जो गर्म इस्पात को गर्म होने के बाद, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद आपने बहुत शीघ्रता से उसको ठंडा कर दिया, मतलब उसको ब्राइन सॉल्यूशन में डुबो दिया या ठंडे पानी में डुबो दिया, बहुत जल्दी आपने उसको ठंडा कर दिया, उसकी कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा तेज़ रखी है आपने, तो हमें प्राप्त होता है एक बहुत कठोर स्ट्रक्चर जिसको हम मार्टेनसाइट कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। फेराइट एक बहुत नरम स्ट्रक्चर है जो सिर्फ लोहे का होता है। ऑस्टेनाइट जो आपका स्ट्रक्चर है वो ठंडा होने के बाद प्राप्त नहीं होता, वो 900 डिग्री के ऊपर प्राप्त होता है, तो ये अभी आंसर गलत होगा। परलाइट भी एक बहुत नरम स्ट्रक्चर है और ये जल्दी ठंडा होने पर नहीं, बहुत धीरे धीरे ठंडा होने पर हमें परलाइट स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे अनेलिंग में या नॉर्मलाइजिंग में। तो इस सवाल का सही उत्तर है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट वो स्ट्रक्चर है जो किसी इस्पात को गर्म करने के बाद बहुत शीघ्र ठंडा करने के बाद हमें प्राप्त होता है और ये इसकी सतह को बहुत हार्ड बना देता है। क्वेश्चन नंबर 156, What is the process to add cutting ability and wear resistance on steel? कटाई क्षमता जोड़ने और स्टील पर प्रतिरोध पहनने की प्रक्रिया क्या है? भाई, स्टील को हमें घिसाव रोधी बनाना है और उसमें कटिंग एबिलिटी बढ़ानी है, मतलब हमें उसको हार्ड करना है। ये कैसे बताया मैंने उसको हार्ड करना है? दोनों चीज़ें एक ही कैसे हो गई? अगर आपने किसी चीज़ को हार्ड बनाया तो वो दूसरी धातु को काट सकता है क्योंकि वो उससे हार्ड हो गया, और अगर आपने किसी धातु को हार्ड बनाया तो उसको घिसना मुश्किल हो जाएगा। दोनों एक ही तो बात है। तो इन दोनों गुणों को बढ़ाने के लिए, यानी कि कटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए और वियर रेजिस्टेंस जिसको घिसाव रोधी कहते हैं, इन गुणों को स्टील में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? हार्डनिंग। तो ऑप्शन डी सही है। टेम्परिंग वो नहीं कहलाता, टेम्परिंग टफनेस बढ़ाने के लिए होती है, अनिलिंग मशीन एबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है, नॉर्मलाइजिंग आंतरिक संरचना को शुद्ध करने के लिए होती है। इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन 157, What is the heat treatment process to remove extreme brittleness and induce toughness and shock resistance in steel? स्टील के अंदर अगर आपको भंगुरता के गुण दूर करने हैं, उसके अंदर टफनेस जिसको हिंदी में चिमड़ापन कहते हैं, उसके में चिमड़ापन के गुण ज़्यादा बढ़ाने हैं। आमतौर पे हम ये हैंड टूल्स पे करते हैं, जैसे स्पैनर, पेंचकस, चिसल, इन सबको हम इस प्रोसेस के द्वारा टफ बनाते हैं और उनकी ब्रिटलनेस को कम किया जाता है। और एक तीसरी चीज़ लिख रखी है शॉक रेजिस्टेंस, मतलब उन पे हथौड़ी मारें तो वो चटक ना हो, टूट ना जाए, ब्रिटलनेस कम होगी तो शॉक रेजिस्टेंस अपने आप इंप्रूव हो जाता है। तो ये प्रोसेस अगर आपको करना है तो उस प्रोसेस का नाम पूछ रहे हैं, उसका नाम है टेम्परिंग। टेम्परिंग से हम टफनेस को बढ़ाते हैं, ब्रिटलनेस को कम करते हैं, उसकी शॉक रेजिस्टेंस मतलब झटके को सहन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एनीलिंग ये आंसर नहीं है। एनीलिंग में हम मशीनेबिलिटी बढ़ाते हैं, नरम करते हैं।
नॉर्मलाइजिंग, ये आंसर नहीं है। नॉर्मलाइजिंग में तो हम ग्रेन स्ट्रक्चर को शुद्ध करते हैं, रिफाइंड करते हैं। और हार्डनिंग ये नहीं है, हार्डनिंग में तो हम चीज़ों को कठोर बनाते हैं। सही आंसर है टेम्परिंग। क्वेश्चन 158, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करना, और ये गर्म भी धीरे धीरे करते हैं, एकदम नहीं गर्म करते कि उसको आग में फेंक दिया। वो उसके हीटिंग का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि आराम से वो पूरे जॉब में वो टेम्परेचर अटेन हो जाए। लेकिन वो तापमान बढ़ाने के बाद भी हम कुछ देर उस क्रिटिकल तापमान पर भट्टी के अंदर इस जॉब को होल्ड करते हैं, कुछ समय रोक के रखते हैं। तो रोक के रखने की उस प्रक्रिया का क्या नाम है? उसको कहते हैं सोकिंग। सोकिंग मतलब हम समय देते हैं, मान लीजिए बहुत मोटी प्लेट है आपकी और आपने उसका तापमान 700 डिग्री टेम्परेचर कर दिया आपने भट्टी का, पर आप इस बात को समझेंगे कि उस जॉब की ऊपर की सतह का तापमान तो आ गया होगा 700 डिग्री, लेकिन अंदर तक 700 डिग्री तापमान शायद ना आया हो। तो हम 1.5 घंटा 2 घंटा उस तापमान पर होल्ड करते हैं, मतलब भट्टी में वो बर्नर चलते रहेंगे, तापमान 700 डिग्री मेंटेन करके रखा जाएगा ताकि अंदर तक उस जॉब का जो मोटी प्लेट से बना हुआ है उसका तापमान 700 डिग्री पहुँच जाए। इस टाइम को जो हम होल्ड करके रखते हैं इसको कहते हैं सोकिंग। ऑप्शन बी गलत है, हीटिंग इसको नहीं कहते। हीटिंग वो टाइम है जब हम उसको रूम टेम्परेचर से 700 डिग्री तक ले जा रहे हैं। अगला ऑप्शन क्विंचिंग भी सही नहीं है। क्विंचिंग होता है ठंडा करना, एकदम पानी में गर्म जॉब को ठंडा करना। ये हार्डनिंग या ये हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और हार्डनिंग भी ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वो जो हम होल्ड कर रहे हैं उस तापमान पर उसको हार्डनिंग नहीं कहते। हार्डनिंग एक और प्रोसेस है जिसमें हम जॉब को कठोर बनाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन। क्वेश्चन 159, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। गर्मी उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले नमक के घोल, पानी, तेल और हवा का क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? सोकिंग इसका उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि सोकिंग तो वो टाइम है जो भट्टी के अंदर हम एक तापमान को मेंटेन करते हैं ताकि वो तापमान पूरे जॉब का अंदर तक वही तापमान हो जाए। तो सोकिंग तो इसका आंसर गलत है। क्विंचिंग हो सकता है, क्योंकि हम ब्राइन सॉल्यूशन में क्विंचिंग कर रहे हैं, मतलब क्विंचिंग होता है तीव्र गति से ठंडा करना। उसको आप नमक के घोल में ठंडा कर रहे हैं तीव्र गति से, या पानी में ठंडा कर रहे हैं, या तेल में ठंडा कर रहे हैं, या हवा भी ठंडी हो सकती है ना। हो सकता है आपने उसके ऊपर एसी की हवा छोड़ दी हो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। और कुछ एलॉय स्टील्स का वो खास तौर से जब हम क्विंचिंग करते हैं उनकी, तो हवा में की जाती है, ठंडी हवा में। उसको पानी में नहीं डाल सकते, वरना उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो इसका क्विंचिंग आंसर सही हो सकता है। आगे वाले ऑप्शन पढ़ते हैं। हीटिंग उसको नहीं कहते, ठंडा करने को हीटिंग नहीं कह सकते। और ऑस्टेनाइट तो एक स्ट्रक्चर का नाम है जो अपर क्रिटिकल तापमान के ऊपर मिलता है। ये ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो है लोअर क्रिटिकल तापमान से बनना शुरू हो जाता है। ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोअर क्रिटिकल तापमान के ऊपर नहीं, सिर्फ अपर क्रिटिकल तापमान के ऊपर ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपर क्रिटिकल तापमान के ऊपर सिर्फ ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर ही होता है। नीचे हो सकता है ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर, अपर और लोअर क्रिटिकल तापमान के बीच में भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट क्विंचिंग मीडिया इज़ यूज फॉर स्पेशल एलॉय स्टील्स। जैसा मैंने अभी इससे पहले वाले आपको क्वेश्चन में बताया था, क्विंचिंग मीडिया ब्राइन सॉल्यूशन भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठंडी हवा भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है। ये सारे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एलॉय स्टील, स्पेशल एलॉय स्टील। ब्राइन सॉल्यूशन तो हम आमतौर पर कार्बन स्टील्स में करते हैं। इसका आंसर है कोल्ड एयर। जब भी कोई नॉन फेरस एलॉयज होंगे वो आपको क्विंचिंग करना है, मतलब उसको तीव्र गति से ठंडा करना है, तो आप कोल्ड एयर का प्रयोग करेंगे। ब्राइन सॉल्यूशन वाटर या ऑयल का नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डन्ड स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय कूलिंग। उस ऊष्मापचार का नाम बताना है जो आमतौर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 700 डिग्री तक भी होती है एलॉय। अगर आपके पास एलॉय स्टील्स हैं तो 700 डिग्री तक भी हो जाती है, पर आमतौर पर जो आम आपके धातु होते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कभी उसका तापमान नहीं बढ़ाया जाता इस प्रोसेस में, जिस ऊष्मापचार की ये बात इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, और उसको फिर उसके बाद ठंडा कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है। उस प्रोसेस का नाम है टेम्परिंग। टेम्परिंग 430 डिग्री के अंदर अंदर हम करते हैं। अलग अलग टाइप्स के जॉब्स के लिए अलग अलग टेम्परिंग तापमान होता है, और उस टेम्परिंग तापमान को प्राप्त कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया, ये उस टेम्परिंग कलर से हमें पता होता है जो उस जॉब का हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है टेम्परिंग। हार्डनिंग नहीं होता। हार्डनिंग करने के लिए हमें तापमान को क्रिटिकल तापमान तक पहुंचाना होता है। 400 डिग्री के अंदर अंदर कोई हार्डनिंग आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह एनेलिंग को भी आपको अपर क्रिटिकल तापमान से भी ऊपर ले जाना होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा करना होता है। 400 डिग्री तक आपने उसको गर्म करके ठंडा कर लिया, आपको कोई मशीनेबिलिटी के गुण उसमें नहीं बढ़ने वाले हैं। और सेम यही कंडीशन नॉर्मलाइजिंग के साथ है। नीचे के तीनों प्रोसेस क्रिटिकल तापमान के ऊपर वाले हैं, वहाँ तक गर्म करते हैं, कुछ देर होल्ड करते हैं, सोकिंग टाइम देते हैं और फिर उसको ठंडा किया जाता है। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है ऐसा ऊष्मोपचार जो 400 डिग्री के अंदर अंदर होता है, उसका उत्तर है टेम्परिंग। और टेम्परिंग की जाती है टफनेस बढ़ाने के लिए, ब्रिटलनेस कम करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और शॉक रेजिस्टेंट बनाने के लिए उस धातु को या उस जॉब को जिसकी आप टेम्परिंग कर रहे हैं। आमतौर पर हैंड टूल्स की हम टेम्परिंग करते हैं। क्वेश्चन 162, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अनिलिंग? अनिलिंग का एडवांटेज क्या है? हम अनिलिंग के सारे एडवांटेज तो जान चुके हैं। सबसे मुख्य एडवांटेज मशीनेबिलिटी के गुण बढ़ाना, मतलब उसको मशीनिंग करने योग्य बनाना। दूसरा गुण आंतरिक जो स्ट्रेस है, तनाव है, उन्हें दूर कर देना। तीसरा उसका लाभ मेलिबिलिटी के गुण बढ़ा देना। चौथा डक्टिलिटी के गुण बढ़ा देना। ये कुछ लाभ हैं जिसके कारण हम अनिलिंग करते हैं धातुओं पे। ऑप्शन देख लेते हैं। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, यस ये आंसर हो सकता है क्योंकि अनिलिंग को स्ट्रेस रिलीविंग भी कहते हैं। पर अगर नीचे दिए हुए आंसर में कहीं मशीनेबिलिटी लिखा होगा तो वो ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, ये आंसर बिल्कुल गलत है। कटिंग एबिलिटी को मशीनेबिलिटी से कंफ्यूज मत करना, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। कटिंग एबिलिटी है किसी धातु को दूसरे धातु को काटने योग्य बनाने वाले गुण उसके अंदर डालना, और मशीनेबिलिटी है उस धातु को स्वयं नरम बनाना ताकि उस पर मशीन किया जा सके, उस पर मशीनिंग की जा सके। सो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए हम हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं, एनिलिंग उसका उल्टा होता है। टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, ये भी एनिलिंग से हो जाता है, लेकिन इसको अगर ये करना है आपको रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, तो बेहतर है आप नॉर्मलाइजिंग करें। वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। नॉर्मलाइजिंग में हम भट्टी से बाहर निकाल के रख देते हैं सामान को, जॉब को, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। अनिलिंग में तो हम भट्टी के अंदर ही उसको ठंडा करते हैं, भट्टी खोल नहीं सकते आप 2 दिन से पहले, तो बहुत महंगा है अनिलिंग। तो अगर खाली ग्रेन स्ट्रक्चर को, स्टील को रिफाइन करना है तो अनिलिंग से प्राप्त ना करके उसको नॉर्मलाइजिंग से करो। तो इसका ये आंसर भी गलत है। आखिरी ऑप्शन है टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस या कटिंग एबिलिटी हार्डनिंग के द्वारा बढ़ाई जाती है। दोनों एक ही जैसी चीज़ हैं। इसको घिसाव रोधी बना देना या उसे दूसरे धातुओं को काटने योग्य बना देना, दोनों का एक ही लक्ष्य है कि उस धातु को हार्ड बना देना, कठोर बना देना। तो नीचे के सारे आंसर गलत हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अनिलिंग को प्राइमरीली किया जाता है मशीनेबिलिटी के गुण बढ़ाने के लिए और उसकी स्ट्रेस, इंटरनल तनाव जो हैं, जो बेंडिंग की वजह से आए हैं या वेल्डिंग की वजह से आए हैं या फोर्जिंग की और किसी प्रोसेस की वजह से आए हैं, वो जो अंदर तनाव आ गए हैं एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उसको दूर करना उद्देश्य होता है अनिलिंग का। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 163, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ स्टील कंपोनेंट? इस्पात घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? नीचे ऑप्शन दे रखा है एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डन्ड टेम्परिंग या टेम्परिंग। जब हम इंटरनल डिफेक्ट्स मतलब उसके संरचना को शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध करने का क्या मतलब है? शुद्ध करने का यही तो मतलब है कि उसमें जो त्रुटियां आ गई थी, जो डिफेक्ट्स आ गए थे, उनको हटाना है। अब अगर इसको आप समझ पाओ तो जैसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं कि एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक ग्रेन बनाएंगे। हो सकता है जब हम उस पर ठोका पीटी करें, फोर्जिंग करें, बेंडिंग करें तो कुछ ग्रेन बड़े हो जाएं, फैल जाएं, कुछ छोटे रह जाएं, जो बीच में जगह है वो इतनी अनइवन हो जाए कि कुछ ग्रेन्स उसमें आके बैठ जाएं। तो इस परिस्थिति में अगर हमारी आंतरिक संरचना त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उसमें डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो हमारा जो जॉब है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर हम इसको दोबारा गर्म करके और फिर दोबारा ठंडा करें ताकि सारे ग्रेन्स एक जैसे साइज़ के बन जाएं, तो हमारा जॉब मजबूत हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका सही उत्तर है कि ताकि हम इंटरनल डिफेक्ट्स की स्टील को ख़त्म कर सकें, उस प्रोसेस का, उस ऊष्मा उपचार का नाम क्या है? नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग हम ग्रेन साइज़ को शुद्ध करने के लिए और इंटरनल स्ट्रक्चर को शुद्ध करने के लिए करते हैं। शुद्ध करने का मतलब वही है कि उसके अंदर की जो त्रुटियां हैं उनको हटा दी जाती है और पूरा अंदर का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा हो जाता है। तो इसका आंसर नॉर्मलाइजिंग सही है। एनिलिंग, हार्ड एंड टेम्परिंग और टेम्परिंग तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 164, विच की इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क? कम टॉर्क मतलब आपने कम HP की मोटर लगाई हुई है, क्योंकि लोड ही ज़्यादा नहीं है तो कम टॉर्क ट्रांसमिशन उसी को कहते हैं। लाइट पावर ट्रांसमिशन, लाइट ट्रांसमिशन, टॉर्क ट्रांसमिशन
ये सारी एक ही जैसी टर्म है, इंटरचेंजेबल हैं, मतलब आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सवाल में हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी कुंजी है जिसको कम टॉर्क अगर ट्रांसमिट आपको करनी हो तो उपयोग किया जाता है। आंसर में दे रखा है सैडल की, वुडरफ की, जिब हेड की, फेदर की। अच्छा, ये नीचे की तीनों जो कीज़ हैं ये संक की कैटेगरी में आती हैं, मतलब ये डूब जाती हैं शाफ्ट में। वुडरॉफ की भी शाफ्ट में डूबती है, टेपर शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन शाफ्ट में ग्रूव तो बनाया जाता है ना, उसमें कुंजी को फिट किया जाता है। जिब हेड की भी शाफ्ट में भी डूबेगी और ऊपर हब में भी डूबेगी, वुडरॉफ की भी दोनों जगह डूबेगी। ऐसे ही फेदर की भी शाफ्ट और हब दोनों में डूबती है। ये तीनों शंख की श्रेणी में आते हैं। अगर एक उत्तर सही होता तो सारे उत्तर सही होते। अब आंसर बचा एक ही, वो है सैडल की। सैडल की वो होती है जो शाफ्ट के ऊपर बैठ जाती है, अंदर नहीं डूबती है। तो आप इस बात को समझेंगे कि वो हो सकता है शाफ्ट उसके अंदर अंदर घूमने लगे ना, अगर बहुत ज़्यादा लोड होगा तो, क्योंकि वो की शाफ्ट के अंदर तो डूबी नहीं हुई है, तो नीचे से शाफ्ट जो है वो घूम जाएगी, की अपनी जगह फंसी रह जाएगी हब के अंदर, क्योंकि वो शाफ्ट के अंदर तो डूबी ही नहीं है ना। तो ये जो की है ये लाइट लोड ट्रांसमिशन के काम आती है। उत्तर है सैडल की। पर आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि ये भारत स्किल्स की आंसर की में इसका उत्तर दे रखा है वुडरॉफ की। अब परीक्षा में अगर ये सवाल आ जाता है और उससे पहले ये आंसर भारत स्किल के पोर्टल पे करेक्ट नहीं होता है, आपको पता है क्या करना है। नंबर ज़्यादा चाहिए हैं तो वुडरॉफ की पे आंसर लगा देना, लेकिन अगर समझना है चीज़ों को तो सैडल की इसका सही उत्तर है। 165 हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे शक्ति, क्रूरता नहीं है वो टफनेस है जिसको हिंदी में चिमड़ापन कहते हैं, नमनीयता जिसको तन्यता भी कहते हैं हिंदी में, डक्टिलिटी उसको इंग्लिश में कहते हैं। ये तीन गुण स्ट्रेंथ यानी कि उसका सामर्थ्य, टफनेस चिमड़ापन, डक्टिलिटी तन्यता, ये कैसे प्रभावित होते हैं? बाय टेम्परिंग। टेम्परिंग से टफनेस बेहतर हो जाती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है और डक्टिलिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्रिटलनेस हम कम कर रहे हैं। ये आंसर सही हो सकता है, पर टेम्परिंग से ये प्रभावित होती हैं चीज़ें, टफनेस तो होती है डेफिनेटली। हार्डनिंग भी आंसर सही है। एनीलिंग तो बिल्कुल आंसर गलत है क्योंकि एनीलिंग से डक्टिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी बेहतर हो जाती है, पर टफनेस नहीं बढ़ती है एनीलिंग से। एनीलिंग से टफनेस कम होती है क्योंकि हम चीज़ों को नरम बना रहे हैं, तो चिमड़ापन उसका थोड़ा कम होगा। तो सी आंसर बिल्कुल गलत है। नॉर्मलाइजिंग से भी हम टफनेस को प्राप्त नहीं कर पाते। नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग लगभग एक ही जैसे प्रोसेस होते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन रह गए दो, टेम्परिंग और हार्डनिंग। दोनों ही सही हैं अगर हम सवाल के अर्थ को बदल दें तो। मतलब टेम्परिंग जो है ये इन तीन गुणों में वृद्धि करेगी और हार्डनेस इन तीनों गुणों में कम करेगी। फिर भी इसका सबसे सही आंसर जो मुझे लग रहा है वो हार्डनिंग है, बाय हार्डनिंग। क्योंकि हार्ड अगर कोई चीज़ हो जाती है, कठोर कोई आपकी धातु हो जाती है, तो उसमें डेफिनेटली ब्रिटलनेस के गुण आ जाते हैं। जब ब्रिटलनेस के गुण आएंगे तो स्ट्रेंथ कम होती है, ख़ास तौर से शॉक वाली जो इम्पैक्ट जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है बहुत हार्ड चीज़ों की। और टफनेस भी कम होगी उसकी क्योंकि वो ब्रिटल है, टफनेस उसकी कम हो जाती है। डक्टिलिटी की तो ऐसी तैसी ही हो जाती है। इसका सही उत्तर आंसर बी है। अगर हम इस प्रश्न को ऐसे समझ रहे हैं, प्रभावित होने का मतलब हम उन गुणों में वृद्धि नहीं कर रहे। भाई प्रभावित होना तो गुणों में वृद्धि होना भी हो सकता है और प्रभावित होना गुणों में कमी होना भी हो सकता है। तो अगर हम इस प्रश्न को ऐसे ले रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में जिसकी वजह से हमारे ये गुण प्रभावित हो रहे हैं यानी कि कम हो रहे हैं, तो आंसर है हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 166 विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा बेयरिंग मटेरियल है जिसकी ऊष्मीय चालकता कम है, मतलब जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। और नीचे आंसर दिए हैं नायलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर्ड एलॉयज़ और लैमिनेटेड फिनोलिक्स। ओके, ये जो एक बीच में सी आंसर है ये तो है आपका मेटल मतलब धातु है। आप सिंटर्ड एलॉयज़ के बने हुए जो बेयरिंग मटेरियल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कास्ट आयरन है, ब्रॉन्ज है या ब्रास है, इसको सिंटर करना उसका मतलब होता है कि इनको पोरस बना देना। पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, उन छिद्रों में लुब्रिकेंट अपना बैठ जाता है और तब हम इन बुश को प्रयोग कर लेते हैं। सिंटर्ड एलॉय वाले बुश बेयरिंग वहाँ प्रयोग करे जाते हैं जहाँ पर बाहर से लुब्रिकेशन, जिसको हिंदी में स्नेहक कहते हैं,
बाहर से लुब्रिकेंट जहाँ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर आपको सिंटर्ड एलॉयज से बने बुश को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये प्लास्टिक के बेयरिंग है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने मटेरियल के बेयरिंग हैं। नायलॉन से बना, नायलॉन की जो रस्सियाँ होती हैं वही मटेरियल की बात कर रहे हैं, उससे हम बुश के बेयरिंग भी बनाते हैं। नायलॉन हो या टेफ्लॉन हो या आपका लैमिनेटेड फिनोलिक्स हो, ये इनकी सतह बहुत स्मूथ होती है और ये बुश का काम करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। पर इसमें सही आंसर जो है वो है लैमिनेटेड फिनोलिक्स। वो क्यों है वो मैं बता रहा हूँ आपको। लैमिनेशन का मतलब होता है जब हम एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ाते हैं। लेमिनेशन होने की वजह से बीच में एयर गैप या कोई गैप ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से हम हीट ट्रांसफ़र यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ख़राब कर देते हैं। तो लेमिनेटेड फिनोलिक्स ये एक आंसर है। इसमें हम कॉटन के धागे भी होते हैं, इसमें रेजिन होता है फिनोलिक्स, इसमें बहुत सारे लो थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल होते हैं जैसे कॉटन, एस्बेस्टस, और इनको एक फिनोलिक्स रेजिन से हम जोड़ के रखते हैं। लेमिनेटेड इसलिए क्योंकि उनके ऊपर हमने लेमिनेशन किया हुआ है। लेमिनेशन जब भी शब्द आएगा तो बीच में कोई ना कोई गैप होगा क्योंकि परत की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर जो लग रहा है वो है लेमिनेटेड फिनोलिक्स। ये बेयरिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते और जब भी इनसे कोई बुश बेयरिंग बनता है तो हमें बाहर से कूलेंट यानी कि शीतलक का अरेंजमेंट करना पड़ता है क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो है। जो फ्रिक्शन थोड़ा बहुत हो भी रहा है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई है उसको ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, तो वो हीट शाफ्ट में और बुश में ना रह जाए इसलिए हमें लगातार कूलेंट का प्रयोग करना पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 167, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन बॉल बेयरिंग। जो बॉल बेयरिंग आप सब लोगों ने देखे होंगे उनमें जहाँ पर ये इसकी बॉल्स चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, तो आपने देखा होगा वो वहाँ पर एक ग्रूव, एक नाली जैसी बनाई होती है और वो उस नाली में ही चलती हैं। क्यों हम नालियाँ बनाते हैं? इसलिए कि ताकि एक्सियल डायरेक्शन में यानी कि धुरी, जो शाफ्ट की धुरी है, अगर उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है तो ये क्योंकि डूब के चल रही है उस नाली में, ये उस फोर्स को सहन कर सकें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर सी, टू विदस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट। मतलब जो आपके धुरी की डायरेक्शन में दाएं या बाएं, अगर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है तो कोई थ्रस्ट मतलब कोई फोर्स, कोई प्रेशर अगर आपका लग रहा है, ऐसा लग जाता है। आप पूछे क्यों साहब, क्यों लगेगा? कभी हमने देखा नहीं शाफ्ट जो गोल घूम रही है वो वज़न में नीचे तो उसका प्रेशर फोर्स लगेगा, दाएं बाएं क्यों लगेगा? अगर अलाइनमेंट सही नहीं होता तो दाएं बाएं भी लगने लगता है। आपने ट्रैक्टर में देखा होगा, अगर आपने ट्रैक्टर की पुली और पंप की पुली को बिल्कुल सीधा नहीं रखा तो पट्टा बार बार उतरने लगता है, एक तरफ ही उतरता है वो, तो वो धुरी के एक तरफ धक्का मारता है, उसी को हम एक्सियल थ्रस्ट कहते हैं। बॉल बेयरिंग में अगर एक तरफ धक्का मारेगा तो पता चला शाफ्ट बॉल बेयरिंग की अंदर वाली चीज़ को लेकर बाहर निकल जाएगी, बॉल बेयरिंग को बाहर निकाल मतलब अलग कर देगी, डिसमेंटल कर देगी। उस थ्रस्ट को सहन करने के लिए हम बॉल बेयरिंग में वो डीप ग्रूव बनाते हैं ताकि गोलियां उसके अंदर बैठ के चलें और अगर कोई फोर्स उनको साइड में निकालना चाह रहा हो गोलियों को तो भी वो ना निकलें। ठीक है, तो आंसर सी सही है। क्वेश्चन 168, वाई द डबल रो रोलर बेयरिंग इज़ यूज्ड। डबल पंक्ति रोलर असर का उपयोग क्यों किया जाता है? असर नहीं है, वो बेयरिंग है। आपने देखे होंगे रोलर, एक तो बॉल बेयरिंग होते हैं जो गोलियां होती हैं जिनके अंदर, वो भी डबल रो हो सकती हैं, मतलब दो पंक्तियां हो सकती हैं बॉल्स की हमारे पास। एक आपने देखा होगा बेलनकार रोलर्स होते हैं, वो हैवी ड्यूटी लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि आप इस बात को समझें, रोलर में पूरा का पूरा जो फोर्स है वो एक पॉइंट पे आएगा। रोलर एक पॉइंट पे ऊपर टच कर रहा होगा, एक पॉइंट पे नीचे टच कर रहा होगा। कोई भी स्फीयर होगा, गोल कोई चीज़ होगी, वो हमेशा किसी सरफेस पे पॉइंट टच करती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लोड ज़्यादा चाहिए तो एक पॉइंट पे अगर वो पूरा पूरा फोर्स आ जाता है तो हमारे बॉल्स ख़राब हो जाती है। तो हैवी लोड के लिए, जिन शाफ्टों पे हैवी लोड आना है वहाँ पर हम बॉल बेयरिंग को प्रयोग ना करके बेलनकार रोलिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, रोलिंग मेंबर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम रोलर बेयरिंग कहते हैं। और वो भी क्वेश्चन में दे रखा है दो पंक्ति वाले, तो इसका मतलब आप समझ गए कि बहुत भारी रेडियल लोड आने वाला है। मतलब शाफ्ट की रेडियस की तरफ लोड जो लगेगा उसको रेडियल लोड कहते हैं और शाफ्ट की धुरी की तरफ कोई अगर फोर्स लग रही है तो उसको एक्सियल फोर्स कहते हैं। डबल पंक्ति वाला रोलर बेयरिंग मतलब आपने दो दो पंक्तियों में रोलर बेयरिंग लगा रखे हैं, लंबे लंबे बेलन घूम घूम के चल रहे हैं। ये तभी होगा जब हमारे पास बहुत बड़ा कोई रेडियल लोड होगा। लास्ट ऑप्शन सही है, टू टेक हैवी रेडियल लोड, मतलब सारा लोड जो है वो धुरी के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लग रहा है। अब उसको सहन करने के लिए हमने बेलनकार रोलिंग मेंबर्स का प्रयोग किया है जिसको हम रोलर कह रहे हैं और इस बेयरिंग को कहते हैं डबल रो रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 169,
वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेयरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ शाफ्ट। क्यों बेयरिंग सामग्री के पिघलने का बिंदु शाफ्ट की तुलना में कम होना चाहिए। शाफ्ट का पिघलने का बिंदु ज़्यादा होना चाहिए, जो उसके ऊपर बेयरिंग मटेरियल लगा हुआ है, जैसे टेफ्लॉन हुआ या नायलॉन हुआ। हम इस तरीके की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। आप ये मत समझना कि हम बॉल बेयरिंग की बात कर रहे हैं, ये बुश बेयरिंग की बात हो रही है, बेयरिंग मटेरियल की बात हो रही है। तो जब हम बुश को यूज़ करते हैं उसको भी हम बेयरिंग ही कहते हैं, बुश बेयरिंग कहते हैं। तो वो भी बेयरिंग का ही काम करता है, फ्रिक्शन को कम करना बेयरिंग का काम है। तो कुछ चिकने जिनकी सतह हो सकती है, ऐसे पदार्थों को हम बेयरिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि चिकनी सतह पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, ठीक है ना, हम समझ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। यस, ये बात सही है। बेयरिंग मटेरियल का अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो पिघल जाएगा तो जगह हमें ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि बुश तो पिघल के बाहर निकल गया, तो शाफ्ट सीज थोड़ा ही होगी, हमारी शाफ्ट सेफ रहती है। ये वजह है कि हमें बेयरिंग मटेरियल, टेफ्लॉन हो, नायलॉन हो, या जो भी आपने और जो अधातु वाले मटेरियल होते हैं बेयरिंग मटेरियल, उनका मेल्टिंग तापमान जो है वो शाफ्ट के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। इसका आंसर ए सही है। प्रिवेंट डैमेज टू बेयरिंग, डैमेज तो होना ही है। अगर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होगा कि या तो शाफ्ट पिघल रही है, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया उसके टेम्परेचर, या बुश बेयरिंग पिघल गया, तो दोनों में से कोई सा भी पिघल गया, डैमेज तो हो ही गया, नुकसान तो हमारा होना ही है उसमें। तो बी ऑप्शन तो सही नहीं है। अलाउ द बेयरिंग टू रन एफिशिएंटली, नहीं, एफिशिएंटली रन करने के लिए उसकी सतह की स्मूथनेस की ज़रूरत होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसमें बीच में नहीं आता। ये सवाल ऐसा है कि अगर मान लो इतना ऊष्मा उत्पन्न हो गई कि किसी एक को पिघलना है, तो हम चाहेंगे कि बेयरिंग मटेरियल पिघल जाए, क्योंकि वो पिघल के बाहर निकल जाएगा, और शाफ्ट क्योंकि उसके अंदर घूम रही थी, शाफ्ट को तो और ज़्यादा जगह मिल गई घूमने की, हमारी शाफ्ट ख़राब नहीं होगी, घिसेगी नहीं, जाम नहीं होगी, सीजर नहीं होगी, शाफ्ट सीजर नहीं होगी। क्योंकि अगर शाफ्ट सीजर हो गई तो उसको बदलना मुश्किल होता है, बेयरिंग को बदलना इतना मुश्किल नहीं होता, शाफ्ट को पूरे को बदलना मुश्किल होता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ शाफ्ट ताकि शाफ्ट गर्मी में अगर फैलना चाहे तो फैल जाए। यहाँ साइज़ की बात नहीं हो रही, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, आंसर ए सही है, टू प्रिवेंट शाफ्ट सीजर, मतलब शाफ्ट जाम ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वॉशर। ये एक लॉक वॉशर है, इसके बाहरी सतह और आंतरिक सतह पे दोनों पे दांते कटे हुए हैं। इसका नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लॉक वॉशर। ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर, आप इसमें लॉक वॉशर लिखें या नहीं लिखें वो कोई बात नहीं, लेकिन है तो ये वॉशर ही ना। तो ऑप्शन सी सही है। खाली इंटरनल टाइप नहीं है क्योंकि इसके एक्सटर्नल पे भी दांते कटे हुए हैं, एक्सटर्नल टाइप नहीं है क्योंकि इंटरनल पे भी कटे हैं, और काउंटर संक वॉशर ये नहीं है, वो थोड़ा झुके हुए होते हैं, बेवेल्ड होते हैं। अब आप कहें साहब ये लॉक वॉशर जो आपने कहा था, ये दांते क्या कर रहे हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं। ये एक लॉकिंग डिवाइस है। हम इन दांतों को, मतलब जब पूरा टाइट कर देते हैं नट को, तो इन दांतों को अंदर से या बाहर से उठा के उस नट के जो सीधी सतह है उस पर ऐसे चिपका देते हैं, मतलब उसको मिला देते हैं। तब नट घूमना बंद कर देता है वाइब्रेशन में। अगर वाइब्रेशन होगी तो ये दोनों के दोनों दांत जो सीधे खड़े होकर उसकी सतह पे चिपक गए हैं, या तो अंदर से या बाहर से, तो वो उसको हिलने नहीं देंगे, वाइब्रेशन में वो खुलेगा नहीं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 171, which alloying metal bearing can work at higher temperature and higher load carrying capacity। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ज़्यादा उच्च तापमान पर और ज़्यादा लोड पर काम कर सकता है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन एक बहुत सस्ता बुश मटेरियल है। अगर आपको बहुत सस्ता बुश मटेरियल चाहिए तो आप कास्ट आयरन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड पे हम कास्ट आयरन को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कास्ट आयरन बहुत ब्रिटल होता है, चटक होता है, टूट जाता है। अगर लोड ज़्यादा है तो हम कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास इस तरीके की बुश को यूज़ करते हैं। ओके, वाइट मेटल, वाइट मेटल तो बहुत हार्ड है, उससे तो बुश बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाइट मेटल से हम आमतौर पर पहिए वहिए बनाते हैं कि ताकि वो घिसे ना। बुश को भी हम चाहते हैं कि वो घिसे ना, लेकिन उसकी सतह भी तो बहुत स्मूथ मिलनी चाहिए। वाइट मेटल की तो मशीनिंग होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वाइट मेटल को मैं वाइट कास्ट आयरन समझ रहा हूँ यहाँ पर। अगर इन्होंने वाइट मेटल किसी और चीज़ को लिखा होगा, मैं तो वाइट मेटल को वाइट कास्ट आयरन समझ रहा हूँ। कास्ट आयरन नहीं हो सकता, वाइट कास्ट आयरन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है कॉपर लेड एलॉयज़। कॉपर लेड एलॉयज़ आपने आमतौर पर इसको, वैसे गन मेटल नहीं होता, गन मेटल में कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, टिन भी होता है और थोड़ा बहुत लेड भी होता है, तो उसको गन मेटल कहते हैं। उसके भी बुश बनते हैं, बहुत अच्छे बुश बनते हैं और ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी के होते हैं। आखिरी ऑप्शन है कैडमियम बेस्ड एलॉय। यस, ये आंसर सबसे उपयुक्त है। इन चारों में ये सबसे उपयुक्त आंसर है कैडमियम बेस्ड एलॉय। कैडमियम आपकी लोड सहने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है और हायर तापमान पर आपकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। मतलब तापमान बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा
वो वस्तु जो जिसमें कैडमियम एलॉय से बनी है वो फैलती नहीं है, अपना साइज़ नहीं बदलती है। उसको कहते हैं साइज स्टेबिलिटी एट हायर टेम्परेचर। बढ़े हुए तापमानों पर भी वो अपना बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं बदलता है। तो इसका सही उत्तर है कैडमियम बेस्ड एलॉय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग। मेटल कोटिंग मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ानी है। और ये जो हमें विधि बता रखी है, हमें बताना है कि ये कौन सी विधि है। इस विधि में आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, एम्पियर मीटर लगा हुआ है, कुछ सर्किट बन रहे हैं, कुछ तार हैं, सप्लाई है, एक एनोड है, एक कैथोड है, और बीच में वो जॉब है जिसके ऊपर आपको परत चढ़ानी है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, इस सेल में जो प्रोसेस हो रहा है। और इस मेथड को जिसमें हम एक धातु पे दूसरी धातु को चढ़ाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, क्योंकि विद्युत की मदद से हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनायंस और कैटायंस हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। एक इलेक्ट्रोड हम नेगेटिव बना के रखते हैं जिस पे हमें परत चढ़ानी होती है। तो पॉजिटिव आयंस जो दूसरी धातु के हैं जिसकी परत चढ़ानी है, वो उसके ऊपर आके इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम इस मेथड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। क्लैडिंग ये नहीं है। क्लैडिंग जो है हम रोलिंग करके या ड्राइंग करके एक मेटल की परत दूसरे मेटल पे चढ़ाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दे रखा है शेरार्डाइजिंग, ये जिंक कोटिंग के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग भी जिंक की कोटिंग को ही कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, बस इसमें हीट का फ़र्क है कि आपको शेरार्डाइजिंग में हीट का प्रयोग करना पड़ेगा। गैल्वेनाइजिंग में उतनी ज़्यादा हीट आप अपने जॉब को नहीं देते हैं। क्वेश्चन 173, विच मेटल इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड टू गेन हाई पॉलिश। लंबे समय तक जंग को विरोध करने के लिए और उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, क्रोमियम ये आंसर है। क्रोमियम क्यों है ये आंसर? क्रोमियम एक ऐसा धातु है जिसकी एलॉइंग करने से धातु जिसमें एलॉइंग की गई है वो जंगरोधी बन जाता है। और ये मुझे क्यों याद रहता है, क्योंकि जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, वो क्रोमियम स्टील के बनते हैं। उनके चाकू, उनकी छुरियाँ, सीजर और वो जो फोर्क वगैरह होते हैं जो ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्रोमियम स्टील के बनते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं। महंगा और सस्ता उस समय हम नहीं देख रहे होते, क्योंकि एक मरीज़ का कट लगाना है उसके शरीर में, तो क्रोमियम स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं, भले ही वो महंगे हो जाएं, क्योंकि हम उसमें जंग नहीं चाहते। ऐसा नहीं चाहते कि जंग लगे हुए चाकू से हम ऑपरेशन कर दें, तो वो तो ठीक कर दिया हमने जिसकी वजह से ऑपरेशन कर रहे थे, इन्फेक्शन से मर गया आदमी। तो क्रोमियम स्टील, ये क्रोमियम वो एलॉइंग एलिमेंट है जो किसी धातु को जंगरोधी बना देता है। हमसे यही पूछा गया है कि विच मेटल इज़ यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस मटेरियल को कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब उसकी किस मटेरियल की परत चढ़ाएं जो हमारे जॉब को जंगरोधी बना दे बहुत लंबे समय तक, और उसकी पॉलिश मतलब उसकी सतह भी बहुत चिकनी हो जाए। ये दोनों काम आपको क्रोमियम कोटिंग से मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम की करेंगे तो मिल जाएंगे। आंसर सी सही है। क्वेश्चन 174, विच मेटल प्रोटेक्ट्स corrosion resistant and does not crack or peel off due to temperature variant on coating। हमें उस धातु का नाम बताना है जो कोरोजन नहीं होने देता, मतलब बहुत समय तक भी जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता। कोरोजन मतलब जंग ना लगना, और वो उखड़ता नहीं है, मतलब कभी ठंडा मौसम है कभी गर्म का मौसम है तो वो जो ऊपर की परत है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये हो जाता है। ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप करेंगे तो परत उतर जाती है। आपने कभी कभी दरवाजे के हैंडल पे देखा होगा, उसकी पॉलिश उतर जाती है। तो वो जो परत हमने उस पर चढ़ाई थी, वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, मतलब कभी ठंडा हुआ, कभी वो फैला, कभी वो सुखड़ा, इसमें क्रैक आ जाते हैं और पील ऑफ हो जाता है, मतलब उखड़ के गिर जाता है। तो हमें ऐसा कोई धातु बताना है जो ना तो उखड़ के कभी गिरे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, और बहुत लंबे समय तक वो जंग ना लगने दे। उस धातु का नाम है जिंक। जब भी हम पेंट करते हैं तो जिंक बेस्ड पेंट करते हैं। गैल्वेनाइजिंग जो हम करते हैं, शेरार्डाइजिंग जो हम करते हैं, जिंक की करते हैं, क्योंकि जिंक में एक इफेक्ट ये होता है कि वो खुद कोरोड होने लगता है, लेकिन अपनी धातु को जिसके अंदर जिसको उसने बचाया हुआ है उसे बचा लेता है। और वो जो ऑक्साइड बनाता है उसकी एक लेयर ऊपर ऐसी बना देता है कि अंदर तक ऑक्सीजन जाती ही नहीं है। तो वो खुद सेक्रीफाइस होकर हमारे मेन धातु को बचा के रखता है कई साल तक। ओके, तो वो जिंक है। और इसकी एक दूसरी खास बात यह है कि ये पील ऑफ नहीं होता। मैंने जैसे बताया, उस ऑक्साइड की लेयर वो ऊपर ही बना के रखता है, तो अंदर तक ऑक्सीडेशन होना बंद कर देता है वो। इस धातु का नाम है जिंक। ऑप्शन ए सही है। निकल, कॉपर और क्रोमियम की जब भी आप कोई
परत देखेंगे किसी धातु के ऊपर, आपने कॉपर का पानी चढ़ा दिया या निकल का पानी चढ़ा दिया या क्रोमियम का चढ़ा दिया, तो देखेंगे कुछ सालों बाद वो उतरने लगता है, पील ऑफ होने लगता है, मतलब परतें उसकी उतरने लगती हैं टुकड़ों में। तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन 175, विच corrosion resistant मटेरियल इज़ यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, वो तो बहुत आसान है, ये आप सब लोग जानते होंगे। रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रसंस्करण में किस संरक्षण, भाई हिंदी में तो आप पढ़ लेना, मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझा रहा हूँ। केमिकल प्लांट्स हों या फूड प्रोसेसिंग प्लांट हों, जैसे दूध, मक्खन, ये बनाने की फैक्ट्रियाँ जो हैं, वहाँ पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आप समझ गए ना क्या है? स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील भी ग्रेड 316 की, 304 से तो कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि 316 ही स्टेनलेस स्टील का फूड ग्रेड है। तो जब भी हम केमिकल, आप कहें केमिकल में क्यों लगा रहे हो? चलो फूड में तो समझ लिया कि हम इसको खाएंगे पिएंगे, केमिकल में क्यों? भैया केमिकल, दवाइयों की फैक्ट्री को भी केमिकल ही कहते हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, उससे आगे दवाइयाँ बनेंगी, वो दवाइयाँ भी तो हमें खानी पड़ेंगी। सो केमिकल फैक्ट्रीज़ हों या आपकी फूड इंडस्ट्री हो, अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें सारी मशीन्स जो हैं या सारे टैंक्स हमें स्टेनलेस स्टील के बनाने चाहिए। ये इसको कोरोजन रेजिस्टेंट बना देंगे। कोरोजन रेजिस्टेंट मतलब इनमें जंग नहीं लगेगा, और अगर जंग नहीं लगा तो जो हम खाएंगे इस चीज़ को, तो हमारे अंदर वो जंग नहीं जा रहा है। ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हम जंग वाली चीज़ नहीं खाना चाहेंगे। कोई ऐसी मशीन में जिसमें जंग लगा हुआ है, वहाँ से चीनी बन के आ रही है और हम उसको खाने लगें तो हमारी सेहत पे गलत असर पड़ेगा। इसलिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग लगता नहीं, तो वो जंग जो है उतर के हमारे खाने में मिलता नहीं और हमारा शरीर सेफ़ रहता है उस खाना खाने के बाद भी। तो इसका ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील सही है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये 25 क्वेश्चन किए। इन सारे प्रश्नों में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो या आपका कोई सवाल रह गया हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। गुड बाय।